हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में संपन्न हुई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस टॉपिक में हमें किन किन बिंदुओं को देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य, उसकी परिभाषा जो कि 3 मार्कर में पूछी जाएगी आपसे मेंस के एग्जाम में। फिर मैं बात करूं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने मिलते हैं, किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन देखने मिलते हैं। उसके बाद है सहायक क्रांतियां। कहा यह जाता है दोस्तों कि अगर ये सहायक क्रांतियां ना हुई होती तो संभव है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी नहीं हुई होती। ठीक है, तो हम उन सहायक क्रांतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूं कि जनसंख्या क्रांति हुई, कृषि क्रांति हुई, व्यवसायिक क्रांति हुई, तो और यातायात के साधनों के विकास के क्रम में जो क्रांतियां हुई, इन्हीं क्रांतियों ने सम्मिलित रूप से मिलकर के इस औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। तो उन सहायक क्रांतियों के बारे में भी हम थोड़ा सा नजर वहां पर डालेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई, उसके पीछे कौन कौन से कारण थे, तो उन कारणों को हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद करेंगे हम प्रभाव कि औद्योगिक क्रांति का किन किन क्षेत्रों पर किस किस प्रभाव प्रकार के प्रभाव, मतलब कि सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभावों को भी हम देखेंगे। और इसके बाद है औद्योगिक क्रांति का प्रसार कि यूरोप के बाद एशिया के किन किन देशों में व यूरोप के किन किन देशों में किस किस क्रम में औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ, उस प्रसार को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बात दोस्तों, तो चलिए अब मैं बात करता हूं। अगर आपसे पूछा ये जाए इन मेंस के एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति को समझाइए 100 शब्दों में, और 3 मार्कर में पूछा जाएगा आपसे औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है या उसकी परिभाषा बताइए। तो परिभाषा तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, लेकिन अगर बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति को समझाइए, तब चूंकि आपको समझना ये है यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कि औद्योगिक क्रांति, हम 2 औद्योगिक क्रांतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो संपूर्ण विश्व में हुई, जो पहली औद्योगिक क्रांति है वो माना जाता है कि 1750 से और 1850 के मध्य संपन्न हुई, और जो सेकेंड औद्योगिक क्रांति है वो आपकी 1850 से लेकर और वर्तमान समय तक वो निरंतर जारी है। ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा हूं जो पहली औद्योगिक क्रांति है, ठीक है, जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संपन्न हुई। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो आविष्कार हुए, उन आविष्कारों से मशीनी युग की शुरुआत होती है, जिसके कारण जो हथकरघा उद्योग था, और उन हथकरघा उद्योगों का स्थान वृहद उद्योगों ने ले लिया। वृहद उद्योगों से मतलब है कि अब उन उद्योगों में जो है तो मशीनों के माध्यम से उत्पादन होने लगा। ठीक है, अब कारखाना पद्धति में क्या होता था कि कारखाना पद्धति में जो घर में रह करके मनुष्य अपने हाथों से उन वस्तुओं का निर्माण करता था, उसकी जगह अब बड़े बड़े वृहद उद्योगों ने ले लिया। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों ने मशीनी युग की शुरुआत की, जिसके कारण हथकरघा उद्योग का स्थान वृहद उद्योगों ने ले लिया, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की प्रणालियों और उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ा, जिसके कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रारंभ को ही यूरोप के संदर्भ में औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों, जो प्रमुख इतिहासकारों की अगर मैं बात करूं, तो अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कहा कि यह जो औद्योगिक क्रांति है जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में संपन्न हुई, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ठीक है, बल्कि यह एक सतत विकास की प्रक्रिया है जो वर्तमान समय में भी चल रही है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन आपको याद रखना है कि यही वो महोदय है, अर्नोल्ड टॉयनबी महोदय, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। ठीक है, इसके बाद एब्रिनी महोदय हैं। एब्रिनी महोदय ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप में, उनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूरोप में कहा कि वर्तमान समय में जो उद्योगों में परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, वो बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन है, और इन्हीं क्रांतिकारी परिवर्तनों को एब्रिनी महोदय ने औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। इसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के खंड 8 में लिखा हुआ है, ये उल्लिखित है औद्योगिक क्रांति के बारे में, कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक व तकनीकी विकास जो हुए, ठीक है, वो बड़े सशक्त और बहुत
तीव्र गति से हुए, जिनसे कि उद्योगवाद और पूंजीवाद को विकास मिला या उसका जन्म हुआ, और इसी घटना को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो ये विभिन्न इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने औद्योगिक क्रांति को परिभाषित किया है। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो ये तो एक क्रम था कि औद्योगिक क्रांति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगर औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है तो यहां पर उसकी डिफिनीशन लिखी हुई है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में हुए उन परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप व्यक्ति कृषि एवं उत्पादन के पुराने तरीकों को त्याग कर मशीनों एवं विशाल कारखानों में बड़ी मात्रा में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। ठीक है, अब मैंने ये बात क्यों बोली 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो आपको समझना यह है कि पहली क्रांति के बारे में मैंने बताया कि 1750 से 1850 के मध्य हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो 1700 के बाद आपका जो है तो कौन सी शताब्दी लग जाती है, 18वीं शताब्दी लग गई। ठीक है, अब 18वीं शताब्दी अगर मैं बात करूं 1700 के बाद आपकी 18वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है, और 1750 तक का जो समय होगा और 1750 के बाद का जो समय होगा, तो 1750 से पहले का जो समय होगा वो 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहलाएगा, और 1750 के बाद का जो समय होगा वो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैंने बात करी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में हुए उन परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप व्यक्ति कृषि एवं उत्पादन के पुराने तरीकों को त्याग कर मशीन एवं विशाल कारखानों में बड़ी मात्रा में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। यह है परिभाषा औद्योगिक क्रांति की। ठीक है, अगर मैं और बात बोलूं तो आप कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में हुए उन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है जिसमें जनसाधारण वर्ग उत्पादन के परंपरागत साधनों को त्याग कर उसे नवीन वृहद कारखानों में काम करने का, साथ ही साथ यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात थी औद्योगिक क्रांति की परिभाषा। साथ ही मैंने बताया कि किस औद्योगिक क्रांति को समझाने के क्रम में हम इन इतिहासकारों के द्वारा इनकी पुस्तक में जो वर्णित है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अगर मैं सिंपल बात में कहूं कि औद्योगिक क्रांति थी क्या, तो निश्चित तौर पर आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि इस काल में चूंकि अब उत्पादन के जो साधन थे वो साधन परिवर्तित हो गए, वो बदल गए। तो अब हुआ क्या कि जो पहले लोग बहुत कम उत्पादित कर पाते थे, जो कि व्यक्ति बहुत छोटे स्तर पर अपने घर पर बने उद्योगों में हाथ के माध्यम से, हाथों के प्रयोग से वस्तुओं का उत्पादन करता था, लेकिन अब क्या हुआ, उनकी जगह पर हमने मशीनों का प्रयोग करना चालू कर दिया। ठीक है, तो मशीनों के प्रयोग से अब उत्पादन का स्तर भी क्या हो गया, बढ़ गया। वस्तुएं जो निर्मित हो रही हैं उनकी क्वालिटी भी बढ़ गई, और उनकी अब चूंकि उत्पादन बढ़ गया तो अब धीरे धीरे मांग भी बढ़ने लगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती चली गई, और इसी संपूर्ण परिवर्तन को हमने नाम दिया औद्योगिक क्रांति का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने अभी जो बात करी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों ने ही मशीनी युग का जन्म दिया, तो क्या 18वीं शताब्दी से पहले कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए? तो मैं बताना ये चाहूंगा कि उस समय पर 18वीं शताब्दी के मैं पहले की बात कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए, वो मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हमने फ्रांसीसी काल में पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति में हमने ब्रिटेन की क्रांति में पढ़ा, हमने पुनर्जागरण के काल में पढ़ा। तो अब थोड़ा सा आपको उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि 18वीं शताब्दी के पहले वैज्ञानिक आविष्कार तो हुए, लेकिन उनकी जो संख्या थी वो बहुत कम हुए, जिससे कि उनका व्यवहारिक प्रयोग जो है जीवन में नहीं किया जा सका, जिससे हमें जो आमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ा उसकी जो तीव्रता थी वो बहुत धीमी गति से हुई, जिसके कारण हमें ये आभास नहीं हुआ कि औद्योगिक क्रांति हो रही है। ठीक है, और जो दूसरी बात सामने निकल कर ये आती है कि चूंकि हमने ये पढ़ा था कि मध्य युग में, विश्व इतिहास के संदर्भ में मध्यकाल में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, और इस वर्ग के हाथ में सभी शक्तियां विद्यमान थी। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक आविष्कार होने ही नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि निश्चित तौर पर वैज्ञानिक आविष्कार होने का मतलब था परिवर्तन को स्वीकार करना,
और ये एक ऐसा वर्ग था जो परिवर्तन होने ही नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि परिवर्तन का मतलब था कि इनके हाथों से विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाना। ठीक है, तो इनके पास उस समय पर कृषि दास हुआ करते थे जो कृषि में वो काम किया करते थे। तो इनको वैसी जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम वृहद उद्योग लगाएं और उन उद्योगों में मशीनों की स्थापना करें और मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का हम उत्पादन करें। तो उन्होंने तो सिर्फ उस काल में, चूंकि उनके पास दास थे, तो उन्हीं के माध्यम से उन्होंने उत्पादन को प्रारंभ करना चालू किया। लेकिन दोस्तों, जब ये 18वीं शताब्दी का समय आता है तो इस समय पर ब्रिटेन की क्रांति हमने पढ़ी थी, अमेरिका की क्रांति संपन्न हो जाती है, फ्रांस की क्रांति संपन्न हो जाती है। तो लोगों का पुनर्जागरण चूंकि चल रहा होता है, कई जगह पर हो चुका होता है, तो पुनर्जागरण होने के उपरांत ही ये जो वैज्ञानिक आविष्कार हैं इनकी तीव्रता बढ़ने लगती है, और यही वैज्ञानिक आविष्कार जो है मशीनी युग को जन्म देते हैं। और यही मशीनी युग फिर कालांतर में हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति के रूप में, जो उत्पादन की प्रणालियों और उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात ही हमने किया तात्पर्य से। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति में हुए परिवर्तनों की। चलिए अब बात करते हैं हम परिवर्तनों के संबंध में। तो हमने ये की थी कि जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जितने भी आपके आविष्कार हुए, इन आविष्कारों ने एक मशीन युग की शुरुआत की थी। तो मशीनी युग के संबंध में हमने बात की। तो अब आपको देखना ये है कि ये जो आविष्कार हुए, इन्होंने किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हमें देखने मिला या परिवर्तन किया। तो जैसे कि मैं बात करूं कि उत्पादन की प्रणाली और साधनों में परिवर्तन हुआ, तो आपको मैंने बताया कि जब ये औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में जितने भी हथकरघा उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, जिनमें हाथ के प्रयोग के माध्यम से कार्य किए जाते थे, अब उनका स्थान मशीनी उद्योगों ने ले लिया। तो मतलब अब वस्तुओं का उत्पादन अब मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा। तो निश्चित तौर पर जब मशीनों के माध्यम से उत्पादन होगा तो उत्पादन क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा ही। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए चूंकि अब कच्चे माल की आवश्यकता भी महसूस की जाने लगी। कच्चे माल की आवश्यकता मतलब कि अब उद्योगों में मशीनों के माध्यम से उत्पादन संभव हुआ। तो अब चूंकि उत्पादन तो तीव्र गति से हो रहा है ना। अगर जैसे मैं बात करूं, आप बात करें सूती वस्त्र उद्योगों की, तो 18वीं शताब्दी तक जो सूती वस्त्र उद्योग कैसे बनाए जाते थे, तो बनाने के लिए सबसे पहले मूल रूप से जो कच्चा माल था वो था कपास। कपास को पहले काटने का काम किया जाता था। काटने का मतलब कि सूत बनाने का काम, धागा बनाने का काम किया जाता था। तो ये धागा, आपने गांधी जी के चरखे को याद कीजिए, तो उससे किया क्या जाता था? कपास के माध्यम से धागे बनाए जाते थे और उन धागों से फिर ताने बाने के प्रयोग से कपड़ा का निर्माण होता। ठीक है, फिर कपड़ा का निर्माण अलग किया जाता, अलग व्यक्ति करते, और फिर उसको रंगने का काम अलग व्यक्ति करता, फिर कपड़ा बनाने का काम अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता। तो एक लंबा प्रोसीजर था जिसमें एक कपड़े के निर्माण में काफी सारा समय खर्च होता था। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो पहले ब्रिटेन जो है भारत से ही सूती वस्त्र उद्योगों का आयात करता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई तो अब ब्रिटेन जो है अपने ही देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब कच्चे माल को भारत से मंगाता, यहाँ पर वस्त्रों का निर्माण करता अपने उद्योगों में मशीनों के माध्यम से, और फिर उसी बने हुए कपड़े को वो कहां भेजता? भारत के बड़े बड़े बाजारों में। ठीक है, तो मैं बात करूं तो अभी तक मैंने बताया कि जो सूत काटने का काम किया जाता था वो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था, व्यक्ति अपने हाथ से करते। ठीक है, लेकिन अब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉन के नामक व्यक्ति ने एक फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, अब ये मशीन क्या करती थी? पहले जो सूत काटने के काम में ये ताना कहलाता और ये बाना कहलाता। इसमें किया क्या जाता था कि जब कपास के माध्यम से धागों का रोल बना दिया जाता तो उन्हीं रोल को क्या करते, ऐसे इधर उधर व्यक्ति अपने हाथों से फेंकते, जिससे कि एक कपड़ा निर्मित होता। ठीक है, लेकिन जॉन के नामक व्यक्ति ने क्या किया, एक फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया, जिसमें यांत्रिक तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से जो धागा था उसको फेंका जाने लगा। तो अब सोचिए कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य में ज्यादा तीव्रता होगी या मशीन के माध्यम से किए गए कार्य में? ठीक है,
अब इसके बाद जो हुआ, तो अब 10 व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए कपड़ा, अगर 10 व्यक्ति 1 घंटे में 1 मीटर कपड़ा बनाते हैं, तो यह मशीन वही 1 मीटर कपड़ा जो है तो अब मुश्किल से 5 मिनट में बना लेती है। तो काम की में तीव्रता आई, उत्पादन अब ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, सूती वस्त्र उद्योगों, सूती वस्त्र के क्षेत्र में ही अगर मैं बात करूं, तो जेम्स हारग्रीव्स महोदय ने एक स्पिनिंग जेनी नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। अब इसमें क्या था, इसमें जो पहले कपास के माध्यम से एक धागा बनाया जाता, तो इन्होंने स्पिनिंग जेनी के माध्यम से अब 8 धागे एक साथ बनाने का काम कर लिया। मतलब कि पहले एक रोल बनता था, अब उसकी जगह पर 8 रोल एक साथ कपास के धागों का बनना तैयार हो गया। ठीक है, अब उसको आप इस पे लगाते फ्लाइंग शटल में, तो अब 8 कपड़े एक साथ एक ही समय पर बन सकते थे। तो इससे उत्पादन में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब इस उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण जो है, अब आपको बड़े बड़े बाजार भी देखने हैं। तो बड़े बाजारों के क्रम में जो उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा, हमने यहाँ पर लिखा है कि उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा मिला औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही। तो हमने देखा था कि हमारे भारत में भी कई सारे यूरोपियंस आते हैं। ठीक है, जिसमें पुर्तगाली हम पढ़ते हैं, फ्रांसीसी पढ़ते हैं, हम ब्रिटेन वालों को पढ़ते हैं। तो ये सब हमारे भारत में आए क्यों, ये आए इसीलिए क्योंकि भारत एक एक हमने पढ़ा था कि एक सोने की चिड़िया है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि अपना उपनिवेश स्थापित करने का मूल उद्देश्य यही था कि यहाँ से कच्चे मालों की प्राप्ति करना और एक बड़े बाजार के रूप में भारत का प्रयोग करना। तो अब ये बताइए कि हम जब पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उस प्रभाव में हम पढ़ते हैं कि ये जब आए तो हमारे जो कुटीर उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, उनका ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। वो क्यों होते, क्योंकि कारण यही है, क्योंकि अब ब्रिटेन अपने ही देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है कि वहां से कच्चे माल को आयात करना चालू करता है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद को भी इसके कारण बढ़ावा मिलता है। फिर यातायात के नवीन साधनों का भी विकास होता है औद्योगिक क्रांति के ही संदर्भ में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, क्या पहले से ही आपको इस प्रकार की सड़कें बनी हुई दिखती हैं जो हमें वर्तमान समय में दिखती हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो एक व्यक्ति थे मकाडम महोदय ने सर्वप्रथम सड़क निर्माण की एक विधि बनाई। उसमें किया क्या उन्होंने, सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों को रखा। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने रेत को बिछाया, रेत के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाली। अब जो है इस सड़क के माध्यम से जो वस्तुओं का निर्यात था एक जगह से दूसरी जगह, वो अब बड़ी सरलता से होने लगा। इसके बाद बात करूं तो ब्रिंडले महोदय हैं, जिन्होंने जिब्राल्टर नहर को निर्मित किया। ठीक है, इन्होंने लगभग 1761 में इस नहर को बनाकर तैयार कर दिया। अब ये भी समय देखिए कब का है, 1750 के बाद का है। ठीक है, इसके बाद एक और आपको ब्रिटिश फ्रांसीसी इंजीनियर मिलेंगे जिनका नाम है फर्दिनांद द लैसेप। इन्होंने 1869 में स्वेज नहर को बनाकर तैयार कर दिया। तो इस नहर के माध्यम से अब जो यूरोप और एशिया महाद्वीप की जो दूरी थी वो बहुत बहुत कम गई। ठीक है, अब इससे जो है व्यापार संभव हो पाया कि जल के माध्यम से आप जो है व्यापार कर पाए। फिर मैं बात करूं तो 1814 में आपको एक महोदय है जिनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन महोदय ने एक रॉकेट नामक यंत्र का आविष्कार किया जो स्वयं रेल की पटरियों पर चलने में सक्षम था। ठीक है, ये इस आविष्कार ने संपूर्ण जगत में जो है एक क्रांति सी ला दी। क्योंकि यातायात के विकास के क्रम में ये एक हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम 1830 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच जो है पहली रेलगाड़ी चली। और उसी के बाद आपको पता है कि हमारे भारत के संदर्भ में 1853 में 1853 में पहली रेलगाड़ी चलती है। तो रेलगाड़ी चलाने का मूल कारण क्या था? मूल कारण यही था कि ये जो कच्चे माल है, भारत के आंतरिक प्रदेशों से कच्चे माल को इकट्ठा करके भारत के बंदरगाहों तक पहुंचाना, और जो कि बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे मालों को पहुंचाना है, तो उसके लिए इस रेल नामक यंत्र का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो अब इन्हीं के माध्यम से कच्चे मालों को पहुंचाते बंदरगाहों में, और बंदरगाहों से फिर शिप में लोड करते। और हमने पढ़ा अभी सुएज नहर, और इनकी तो निर्माण हो ही गया था, अब जो है तो ब्रिटेन में भेज दिया जाता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इस औद्योगिक क्रांति का संबंध विभिन्न सारे क्षेत्रों में और उन
में पड़ा और हमने कई सारे परिवर्तन भी देखने मिलते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है कि एक अपने स्तर से आप इस क्रांति को समझें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम जो औद्योगिक क्रांति में जो सहायक क्रांतियां हैं। कहा जाता है कि अगर ये क्रांतियां नहीं होती तो संभव था कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी नहीं हुई होती। चलिए अब मैं बात करता हूं सहायक क्रांतियों की, कि कहा जाता है कि संभव है कि अगर ब्रिटेन में ये 4 सहायक क्रांतियां ना हुई होती तो ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति फलीभूत नहीं होती। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ब्रिटेन के संदर्भ में। ये चारों क्रांतियां कहां संपन्न हुई? ब्रिटेन में ही संपन्न हुई। इसी की वजह से ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति संपन्न हो पाई। ठीक है, उनमें से पहली क्रांति है आपकी जनसंख्या क्रांति, दूसरी क्रांति है कृषि क्रांति, तीसरी है यातायात के साधनों का विकास और चौथी है व्यवसायिक क्रांति या विदेशी व्यापार। तो आइए पहली क्रांति के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार पहली क्रांति ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से लिंक करती है या औद्योगिक क्रांति को सहायता प्रदान करती है। तो इस क्रम में सबसे पहला है आपका जनसंख्या क्रांति। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक टेबल बनाया है जिसमें आपको ईयर और उस ईयर के संदर्भ में ब्रिटेन के लिए जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है ये आपको दर्शाता है यहाँ पर। तो मैंने लिखा है कि लगभग 1700 से लेकर 1740 तक ब्रिटेन की जनसंख्या स्थिर थी और इस समय ब्रिटेन की जो जनसंख्या थी वो 50 से 60 लाख की थी। ठीक है, इसके बाद लगभग 1750 तक आते आते 3% की वृद्धि होती है, 1770 तक आते आते 5% की वृद्धि होती है जनसंख्या में और 1780 तक आते आते 10% की और 1810 आते आते ब्रिटेन की जनसंख्या में 16% तक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि जो पहली औद्योगिक क्रांति संपन्न होती है और सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति होती है वो ब्रिटेन में होती है। तो पहली औद्योगिक क्रांति 1750 लेकर 1850 तक होती है। तो 1750 में हमने पढ़ा था कि लगभग 50 लाख थी ब्रिटेन की जनसंख्या और 1850 तक आते आते ब्रिटेन की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। तो प्रश्न उठता यह है कि इस बढ़ी हुई जनसंख्या का ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से क्या संबंध है? तो निश्चित तौर पर दोस्तों, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या अब कर क्या रही है कि अब वस्तुओं की मांग कर रही है। ठीक है, अब वस्तुओं की जो उद्योगों में उत्पादित माल है उस माल की मांग इसी बढ़ी हुई जनसंख्या के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो अब वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, मांग बढ़ने से वस्तुओं की कीमत भी बढ़ने लगी। अब कीमत बढ़ने से जो उत्पादक वर्ग था, जो उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था, वो प्रोत्साहित हुआ वस्तुओं के और उत्पादन करने के लिए, क्योंकि अब उसको अच्छी कीमत मिल रही है, उसको एक मार्केट बना हुआ है अपने ही देश में। तो वो वर्ग जो है अब नित नए नए वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हुआ, साथ ही वस्तुओं के उत्पादन के लिए अब वो नई तकनीकी व नए प्रणाली का भी विकास करने के लिए जागरूक हुआ। ठीक है, और साथ ही ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी, इसी बढ़ी हुई जनसंख्या ने उद्योगों में जो श्रम शक्ति है उस श्रम शक्ति को भी मुहैया करवाया। ठीक है, इस प्रकार से अब चूंकि अब ब्रिटेन को बाहर से मजदूर नहीं लाने पड़ रहे, उसको अपने ही देश में इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण मजदूर सस्ते दर पे उद्योगों में काम करने के लिए मिल पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो जननांगी क्रांति थी ये सहायक होती है ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति में। फिर नेक्स्ट बात करें कृषि क्रांति। अब चूंकि अभी तक ब्रिटेन में भी 18वीं शताब्दी के पहले तक कृषि में के लिए परंपरागत साधनों का ही प्रयोग होता रहा है, लेकिन इसी समय औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुआ तो इसी समय एक जेथ्रो टल व्यक्ति हैं जो कि स्कॉटलैंड के वासी हैं, उन्होंने एक ड्रिल मशीन बनवाई। अब ये ड्रिल मशीन क्या थी? मैं बात करूं कि अनाज बोने के लिए जो हम वर्तमान समय में मशीन यूज करते हैं, तो ड्रिल मशीन का आविष्कार सर्वप्रथम जेथ्रो टल महोदय ने ही किया। अब जो है तो पहले तो हम खेतों में दानों को छिड़क देते थे, अगर पौधा उग आया तो हो गया, अनाज नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अब वैज्ञानिक ढंग से पहली बार खेतों को में अनाज को बोने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण 100% अनाजों का उपयोग होने लगा और वो भूमि में उर्वरक पैदा हो जाते और उत्पादन जो है इससे बढ़ने लगा। इसी प्रकार एक महोदय है आर्थर यंग महोदय, इन्होंने
यूरोप के अनेक अनेक देशों में भ्रमण किया, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, सभी देशों में भ्रमण किया। और भ्रमण करने के उपरांत एक निष्कर्ष निकाला कि अगर ये जो खेतों के छोटे छोटे फॉर्म है, इनको क्या कर दिया जाए, इन सब खेतों को जो छोटे छोटे हैं इनको एक सम्मिलित करके एक बड़ा फॉर्म बना दिया जाए। अब बड़ा फॉर्म बना देने से उसकी बात क्या थी कि बड़ा फॉर्म बना देने से जो लागत है खेती करने की, उस लागत में कमी आ जाती है। तो सबसे पहली बात इन्होंने ही बताई, आर्थर यंग महोदय ने। इससे हुआ क्या, उद्योग जो ब्रिटेन के जो किसान थे उनकी जो भूमि छोटी छोटी थी, उन छोटी छोटी भूमियों को उन्होंने क्या किया, एक इकट्ठा किया और एक बड़े फॉर्म में खेती करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद एक महोदय है विटले महोदय। विटले महोदय ने अनाज से भूसे को अलग करने के लिए एक थ्रेसर मशीन का आविष्कार किया, जिसको हम आज भी आप देखते हो। अब तो हार्वेस्टर वगैरह आ गए, अब ये भी एक औद्योगिकरण का ही प्रभाव है, ठीक है। तो उन्होंने सर्वप्रथम अनाज से भूसे को अलग करने की विधि बनाई। अब पहले आप सोचे कि पहले किस प्रकार से अनाज से भूसे अलग करने कैसे किया जाता रहा होगा, किया जाता भी रहा होगा, तो उसके लिए एक परंपरागत ढंग का प्रयोग किया जाता रहा होगा। लेकिन अब जो है यांत्रिक तरीके से या मशीनों के प्रयोग के माध्यम से त्वरित गति से अब अनाज से भूसे को अलग करने की बात अब की जाने लगी, चूंकि अब मशीन का आविष्कार हो चुका है। तो विटले महोदय ने सर्वप्रथम इस मशीन का आविष्कार किया। अब इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन में इसी वर्ष जो है, इसी दशक में अथाह उत्पादन हुआ अनाज का। अब इससे हुआ क्या कि जब किसानों ने उस अनाज को बेचा उद्योगों में, तो उनके पास आर्थिक रूप से भी वो किसान सशक्त हुए, ठीक है। अब सशक्त किसान ही उद्योगों से निर्मित मालों को खरीदने के लिए सशक्त हो पाया, ठीक है। तो इन्होंने एक तो कृषि क्रांति के द्वारा उद्योगों को कच्चे माल भी मुहैया करवाया और उद्योगों से निर्मित मालों को इन्होंने खरीदा भी। तो अब ये एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक बन गए। साथ ही साथ इस कृषि क्रांति के फलस्वरूप जो अनाज का उत्पादन हुआ, उस अनाज खाद्यान्न का उन्होंने खाद्यान्न की पूर्ति किसको करवाई, इस बढ़ी हुई जनसंख्या को। नहीं तो संभव है कि अगर कृषि क्रांति ना हुई होती तो ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ये तो भूखे मरने लगती। तो कृषि क्रांति ने ही इस बढ़ी हुई जनसंख्या को खाद्यान्न मुहैया करवाया, ठीक है। और जो खेतों में किसान काम कर रहे थे, वही किसान अब जो फ्री टाइम में उद्योगों में काम करने लग जाते, तो उद्योगों के लिए सस्ते में श्रम भी मिल जाता, ठीक है। तो इस प्रकार कृषि क्रांति ने भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। फिर बात करते हैं यातायात के साधनों का विकास। तो मैंने बात करी थी कि चूंकि अभी भी सड़कों का विकास नहीं हुआ था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात करूं मैं, तो सर्वप्रथम व्यक्ति थे मकाडम महोदय, जिन्होंने सड़क निर्माण की विधि खोजी, ठीक है। और उसी क्रम में हम देखते थे कि ब्रिंडले महोदय थे और फर्दिनांद द लेस्लैब महोदय, इन्होंने नहरों का विकास किया। और जॉर्ज स्टीफेंसन महोदय ने पहली बार रेल का विकास किया और उसी के क्रम में 1830 में पहली बार मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच में रेलगाड़ी चलती है। तो इन यातायात के साधनों के विकास से अब हुआ क्या कि कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना या ले जाने के लिए उनको सुविधा महसूस की जाने लगी। तो अब ना सिर्फ एक देश में, अभी तो दूसरे देशों से भी माल को एक देश से दूसरे देशों में भी मालों को पहुंचाने के लिए बहुत कम समय में आप पहुंचा सकते थे। तो अब ये उद्योग प्रोत्साहित होने लगे कि हमें बहुत कम समय में कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा और एक बल्क, एक बहुत बड़े रूप में उपलब्ध होगा। तो अब जो है उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन भी तीव्र गति से होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक यातायात के साधनों का विकास, चूंकि उसी समय ये सारे साधन विकसित होते हैं जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही होती है, तो ये एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका व्यवसायिक क्रांति या विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार के लिए आपका यातायात के साधन जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो विदेशी व्यापार संभव हो क्यों पाता है, ठीक है, क्योंकि उसी समय हमने आपको बताया कि चूंकि उपनिवेशवाद बढ़ रहा होता है और भारत के संदर्भ की ही अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर कई सारे यूरोपियंस आते हैं, ठीक है। और अपना अपना चूंकि आते वो प्रारंभ में व्यापार करने ही है, तो व्यापार करने क्रम में वो करते क्या है, यहाँ से जैसे भारत में प्रारंभ में होता क्या था कि भारत से बने हुए सूती वस्त्र ब्रिटेन जाते थे। लेकिन जब ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति संभव हुई, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा, तो अब सूती वस्त्र जो है भारत से नहीं मंगाते, अब भारत से सिर्फ कच्चा माल मंगाते। कच्चे माल का वो प्रतिफल भी देते, मूल्य भी देते और फिर वो माल ले जाते अपने उद्योगों में
और अपने उद्योगों से बने मालों को फिर वो उसी भारतीय बाजार में बेचते भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो विदेशी व्यापार संभव हो पाया यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप, इन सब क्रांतियों ने एक साथ मिलकर के ब्रिटेन की क्रांति को या ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया, फलीभूत बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है इन सहायक क्रांतियों में जो साथ ही साथ चल रही थी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के समकक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों हुई और उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। चलिए, तो अब बात करते हैं हम कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही संपन्न क्यों हुई और इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो दोस्तों, हमने अभी तक जाना है कि औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही संपन्न हुई। लेकिन इसी समय एक ऐसा देश है जिसका नाम हॉलैंड है। हॉलैंड के पास इस समय ब्रिटेन से अधिक पूंजी की उपलब्धता थी, लेकिन फिर भी हॉलैंड औद्योगिक देश ना बनकर वो एक सिर्फ व्यापारिक देश ही बन पाया। लेकिन उसी के समकक्ष फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर ब्रिटेन से ज्यादा उसके पास प्राकृतिक संसाधन है, उसके पास पूंजी है, उसके पास रेशम है, उसके पास वित्त की उपलब्धता है, उसके पास जनसंख्या है। लेकिन फिर भी कई ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके आधार पर ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति संपन्न होती है। तो बात करें कि वो कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों में पहला कारण है आपका कच्चे माल की उपलब्धता। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न करवाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था प्राकृतिक संसाधन। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसके पास स्वयं लौह अयस्क व कोयले बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते थे। लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या थी कि इन कोयले खदानों में पानी भर जाने की समस्या। तो इस समस्या का भी छुटकारा यहीं पर आपको मिलता है ब्रिटेन में ही। तो स्कॉटलैंड निवासी आप जानते हैं सर्वप्रथम तो न्यूकोमैन महोदय थे। न्यूकोमैन महोदय ने वाष्प से चलने वाले एक इंजन का आविष्कार किया और इसका प्रयोग इन्हीं खदानों से पानी को निकालने में किया जाने लगा। लेकिन इस यंत्र में कुछ खामियां थी, जैसे कि इसका आकार में बड़ा होना और एक जगह से दूसरी जगह आप इसको नहीं ले जा सकते थे। तो इन खामियों को दूर करने का प्रयास किया जेम्स वॉट महोदय ने। इन्होंने 1769 में उस खामियों को दूर किया और एक वाष्प से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, और इन यंत्रों का उपयोग इन्हीं खदानों में किया जाने लगा, जिससे कि अब खदानों से पानी को बड़ी सरलता पूर्वक आप बाहर कर सकते थे और कालांतर में इन्हीं वाष्प से चलने वाले इंजनों का प्रयोग भी इन्हीं कारखानों में या ब्रिटेन में स्थापित उद्योगों में किया जाने लगा। तो एक सबसे बड़ा कारण था आपका लोहे और कोयले की उपलब्धता और वाष्प से चलित इंजनों का आविष्कार होना। फिर दूसरी बात है विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन की अपेक्षा अन्य कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसका इतना विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य हो। तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन ने विश्व के अनेक महाद्वीपों पर, जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, अमेरिका महाद्वीप हो, सभी महाद्वीपों पर उसके उपनिवेश थे। तो आपको याद होगा कि यही वो टाइम पीरियड है जब नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था कायम की थी ब्रिटेन के को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर भी ब्रिटेन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के इतने उपनिवेश थे कि उन उपनिवेशों में व्यापार के माध्यम से या उन उपनिवेशों के बाजार में ही अपने वस्तुओं के क्रय के माध्यम से वो अपना काम चला सकता था। तो इस प्रकार उसका जो विस्तृत उपनिवेश था वो एक प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ उसके औद्योगिक क्रांति में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं मांग के अनुरूप उत्पादन। मांग के अनुरूप उत्पादन से मतलब है कि अभी इस समय पर चूंकि फ्रांस में भी वस्तुओं का उत्पादन होता था, लेकिन फ्रांस में सिर्फ विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन होता था। ठीक है, इसलिए ये जनसाधारण वर्ग को आकर्षित नहीं कर सका, जबकि उसकी अपेक्षा ब्रिटेन में जो उद्योग स्थापित हुए उन उद्योगों में सस्ते माल और साथ ही साथ जनमानस की जो डेली नीड्स की वस्तुएं थी उन वस्तुओं का उत्पादन ब्रिटेन में किया जाने लगा था, जिसके फलस्वरूप विश्व के अनेक देशों में इन मांगों
इन इन वस्तुओं की जो मांग थी वो बढ़ने लगी थी और इन्हीं बढ़ी हुई मांगों के फलस्वरूप उन उद्योगों को क्या मिला, एक प्रोत्साहन मिला और उन्हीं प्रोत्साहनों के कारण ब्रिटेन में ये क्रांति संभव हो पाई। तो आपको याद रखना है मांग के अनुरूप उत्पादन किया जाना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों पूंजी की उपलब्धता। क्योंकि ब्रिटेन के अन्य देशों में भी पूंजी की यूरोप के अन्य देशों में भी पूंजी की उपलब्धता थी, लेकिन बात क्या थी कि जो ब्रिटेन के बड़े बड़े जागीरदार थे या पूंजीदार थे, वो उनके पास एक प्रवृत्ति थी उनकी कि उनको बहुत कम व्यय करते थे वो, और साथ ही उस पूंजी का क्या करते थे, संचय करते थे। जबकि अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में हमने जब क्रांति के बारे में पढ़ा था तो उन जागीरदारों के बारे में भी पढ़ा था कि उनके पास आय तो थी, उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो उस पैसे का फिजूल खर्ची करते थे, अपव्यय बहुत करते थे। जबकि जो ब्रिटेन के पूंजीदार थे वो क्या करते थे, उस पूंजी का संचय करते थे और उस संचय पूंजी का वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते थे जिससे उनको लाभ प्राप्त हो। तो ब्रिटेन में ये जो पूंजीपति वर्ग था, इस पूंजीपति वर्ग ने ही अपने पैसे को से उद्योगों की स्थापना की और उन उद्योगों से फिर उसने लाभ कमाया और लाभ कमाने के बाद उस पैसे का पुनः उसने इन्वेस्ट किया उन्हीं उद्योगों को और अधिक विकसित करने में। तो धीरे धीरे ये जो प्रवृत्ति देखने मिलती है हमें, ये हमें ब्रिटेन में ही देखने मिलती है। इसलिए पूंजी की उपलब्धता भी एक कारण बनती है ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति को संपन्न कराने में। इसके बाद बात करें भौगोलिक स्थिति, ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति को। तो दोस्तों आप अभी विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ब्रिटेन की ऐसी स्थिति है कि वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कहने का मतलब था कि वह निश्चिंत था कि कोई भी अन्य देश उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि आपको यह भी पता है कि उस समय पर ब्रिटेन की जो नौसैनिक शक्ति थी वो किसी भी यूरोपीय देश से सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, एक फ्रांसी था लेकिन फ्रांस की भी नौसैनिक शक्ति उससे मजबूत नहीं थी, तो वह एकदम से निश्चिंत था और अपना सारा ध्यान जो है उद्योगों के विकास में लगाना चाह रहा था। तो चूंकि उसको युद्ध से भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी और उसने सारा का सारा फोकस अपना औद्योगिक विकास में ही दिया, जिससे कि वहां पर औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। इसके बाद बात करें फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। तो दोस्तों यही वो समय है, मैंने औद्योगिक क्रांति का समय बताया 1750 से 1850 के मध्य, और आपको पता है अभी हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा, हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा, उसके उत्कर्ष के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यही नेपोलियन जिसने महाद्वीपीय व्यवस्था चलाई ब्रिटेन को पंगु बनाने के लिए, लेकिन उसका भी कोई भी प्रभाव ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर, उसके व्यापार पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके उपनिवेश इतने विस्तृत थे, क्योंकि उसकी नौसैनिक शक्ति इतनी मजबूत थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी युद्ध के बाद फिर भी ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ था और बेकारी की समस्या से उसकी जनसंख्या जूझने लगी, और इस बेकारी की समस्या से निजात पाने का एकमात्र कारण था ब्रिटेन के पास, वो था उद्योगों का विकास करना। ठीक है, तो ब्रिटेन में उद्योगों के विकास के फलस्वरूप ही अब सारा का सारा जो पूंजीपति वर्ग था वो उद्योगों के विकास में लग गया, और यही सारे कारण मिलकर के ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को उन्होंने संभव बनाया। इसके बाद पढ़ते हैं हम कृषि क्रांति। तो कृषि क्रांति की चर्चा अभी हमने करी थी कि किस प्रकार जो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ा, उस बढ़े हुए उत्पादन से जो वहां के किसान थे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई, और उस आर्थिक स्थिति के कारण ही वो उद्योगों में बने मालों को क्या कर पाए, क्रय कर पाए, जिससे ये दोनों, एक किसान और जो पूंजीपति वर्ग था या उत्पादक वर्ग था, वो एक दूसरे के पूरक बन गए थे। ठीक है, इस प्रकार कृषि क्रांति भी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को सहायक सिद्ध हुई। फिर इसके बाद है वैज्ञानिक आविष्कार। तो निश्चित तौर पर हमने अभी देखा था कि चाहे वो यातायात के साधन हो, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए आविष्कार हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हुए आविष्कार हो, ठीक है, इन सभी प्रकार के आविष्कारों ने, चूंकि ये मोस्टली आविष्कार कहां पर हुए थे, इंग्लैंड में ही संभव हुए थे, और इन्हीं सारे आविष्कारों ने इस औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया जो कि ब्रिटेन में संपन्न हुई। ठीक है, तो चाहे वो यातायात के साधनों में हम मकाडम के सड़क निर्माण की विधि की बात करें, चाहे वो जॉर्ज स्टीफेंसन के रेल निर्माण की बात करें, चाहे वो वस्त्र उद्योग में आपका जॉन के फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार हो, चाहे वो जेम्स हरग्रीव्स महोदय का स्पिनिंग जेनी हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हमने बात की थी जेथरो टल के ड्रिल मशीन की, हमने बात की थी विटलियम महोदय के अनाज से भूसा अलग करने की मशीन। ठीक है, ये सारी मशीन का आविष्कार कहां हुआ, ब्रिटेन में हुआ, और इस प्रकार से सारे वैज्ञानिक आविष्कारों ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। ठीक है दोस्तों,
तो ये सारे कारणों को आपको ध्यान में रखना है और थोड़ा बहुत डिटेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी मेंस की परीक्षा में पूछा जाता है और इसकी संभावना लगातार बनी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इस औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम औद्योगिक क्रांति का प्रभाव एवं परिणाम की। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को हम सबसे पहले 3 बिंदुओं पर समझने का प्रयास करेंगे। एक है आपका आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और है आपका राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, ये है आपका आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। तो अब देखते हैं आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है औद्योगिक क्रांति का। तो सबसे पहले है उत्पादन एवं वाणिज्य में वृद्धि हुई। तो निश्चित तौर पर जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई तो उसी के फलस्वरूप, चूंकि अब मशीनी युग की शुरुआत हो चुकी थी, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनों की स्थापना की जाने लगी, तो उनके द्वारा अब क्या हुआ, उत्पादन में तो वृद्धि हुई, और जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो अब उन वस्तुओं का विक्रय भी करना है, तो उसके लिए क्या हुआ, वाणिज्य में भी क्या हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद नगरों का विकास हुआ। तो निश्चित तौर पर जहां पर कारखाने या बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए ब्रिटेन में, उनके आसपास का जो क्षेत्र था वो बड़े बड़े नगरों में विकसित हो गया। जैसे मैनचेस्टर हो गया, लिवरपूल हो गया, लीड्स हो गया, इन जैसे नगरों की स्थापना हो गई। ठीक है, अब चूंकि उसी समय पर वो जो मजदूर वर्ग था जो गांवों में पहले कृषि करता था, तो हमने बात की थी कि जो बड़े बड़े छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े फॉर्म बनाए गए, तो जो छोटे छोटे किसान थे तो वो भूमिहीन हो गए, और अब उनके पास एकमात्र चारा बचता है क्या, कि इन उद्योगों में जाकर के वो मजदूरी का काम करें। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि बड़े बड़े नगरों का भी विकास हुआ इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। इसके बाद आपका बैंक एवं मुद्रा का भी विकास हुआ। तो निश्चित तौर पर बैंकिंग व्यवस्था या बैंकिंग प्रणाली का विकास भी इस औद्योगिक क्रांति के समकक्ष ही चल रहा था। तो चूंकि अब उद्योग विकसित हो गए, उन उद्योगों के लिए जो भूमि जो पूंजीपति वर्ग होता था, तो अब वो बैंक व्यवस्था स्थापित हो जाने के फलस्वरूप अब जो कर्ज लेना है या बैंक पैसों को जमा करना है, इसके लिए बैंकिंग प्रणाली व मुद्रा का विकास संभव हो पाया फ्रांस इंग्लैंड में। फिर है आपका कुटीर उद्योगों का विनाश। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है। यहाँ पर आपको एक चीज ये भी देख लेना है कि कौन किस किस प्रभाव को आप सकारात्मक पक्ष बताएंगे या किन किन प्रभावों को आप नकारात्मक पक्ष में शामिल कर सकते हैं। तो जैसे कुटीर उद्योगों का विनाश, ये एक नकारात्मक प्रभाव है औद्योगिक क्रांति का। ठीक है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं आर्थिक प्रभाव में कुटीर उद्योगों का विनाश। तो निश्चित तौर पर जो छोटे उद्योग थे, जो कि हस्तशिल्प उद्योग आप ले लें या कुटीर उद्योग ले लें, तो जब ये बड़े कारखाने विकसित हुए, बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित की जाने लगी, तो उनका मुकाबला ये कुटीर उद्योग नहीं कर पाए, और हुआ क्या कि इनका विनाश हो गया। इसके बाद है औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। तो औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब ये है कि जो पूंजीपति वर्ग था, जो अपने पूंजी का प्रयोग करता था उद्योगों की स्थापना में, ठीक है, तो अब उनसे वो अत्यधिक लाभ कमाता और उसी लाभ का फिर वो प्रयोग करता किसमें, उद्योगों की स्थापना के क्रम में। तो ये ब्रिटेन में निरंतर चलता रहा और इसी प्रक्रिया ने एक औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो ये था आपका आर्थिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव में नजर डालें तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ ऐसा डिबेट करने की आवश्यकता है। आप निश्चित तौर पर समझ जाएंगे कि जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, नए सामाजिक वर्गों का उदय होता है, तो जिसमें आप पढ़ते हैं सर्वहारा वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो ये पहले के समाज में देखने नहीं मिलता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमें ये भी देखने मिल जाता है। इसके बाद है श्रमिकों की दयनीय स्थिति। तो निश्चित तौर पर उस समय के जो उद्योगपति थे, जिन्होंने उद्योग की स्थापना की, वो श्रमिकों के संबंध में कोई ऐसी भावना विकसित थी ही नहीं उनके मन में। वो अत्यधिक काम लेते उनसे और उनकी स्थिति से उनको कोई लेना देना नहीं था, जिससे उनकी स्थिति कैसी हो गई, श्रमिकों की दयनीय हो गई। फिर था आपका मानवीय संबंधों में गिरावट, ठीक है, गंदी बस्तियों का विकास होना और मानवीय मूल्यों में भी गिरावट। तो इस प्रकार से ये औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव था। इनमें से आप कुछ बिंदुओं को जो है उसका नकारात्मक प्रभाव भी आप
बता सकते हैं। ठीक है, फिर राजनीतिक प्रभावों के अंतर्गत बात करें कि औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होती है, तो निश्चित तौर पर अब यूरोप के जितने भी देश हैं, चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति संपन्न होती है, उसके पश्चात वो जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इन देशों में पहुंचती है। लेकिन अब क्या है कि ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के अन्य राष्ट्रीय राज्य भी अब अपने उपनिवेश स्थापित करने की होड़ में शामिल हो जाते हैं, और इसी क्रम में अनेक युद्ध हमें देखने मिलते हैं, और निश्चित तौर पर यही उपनिवेशवाद जो है तो हमें प्रथम विश्व युद्ध की ओर जो है अग्रसर होता दिखलाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका श्रमिक आंदोलनों की का उदय होना। तो अभी मैंने बताया कि चूंकि जो पूंजीपति वर्ग था, जो भी कारखाना मालिक थे, जो भी ये वर्ग, ये श्रमिकों की स्थितियों को समझने का प्रयास ही नहीं करता था कि वो उस 8 घंटे की जगह उससे 12-12 10-10 घंटे काम करवाया जाता था। बीमार होने की स्थिति में ना तो उनके उपचार की कोई व्यवस्था थी, ठीक है, ना तो श्रमिकों की बच्चों की पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की कोई भी व्यवस्था जो है इस वर्ग के द्वारा नहीं किया जाता था। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे ये मजदूर वर्ग संगठित हुए और एक आंदोलन के रूप में ये अपनी बातों को रखने लग गए, और इसी का नतीजा था कि फिर तात्कालिक ब्रिटेन में जो है कई सारे औद्योगिक नीतियों को बनाया जाने लगा। ठीक है, जिसमें उनके कार्य के घंटे को निर्धारित किया गया कि पुरुष वर्ग इतना काम करेगा, महिला इतना काम करेगी। अगर कोई बच्चा है किसी महिला का, तो उस बच्चे के लिए खेलने कूदने की, खाने पीने की व्यवस्था भी उसी परिसर में करने की व्यवस्थाएं आदि सारे कानून बनाए जाने लगे। तो ये था औद्योगिक क्रांति का प्रभाव व उसका परिणाम। बस ये चीजें आपको बिंदुवार लिख देनी है। अगर सकारात्मक नकारात्मक पूछना है तो इन्हीं में आपको सकारात्मक व नकारात्मक बता देना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम औद्योगिक क्रांति के प्रसार की, कि किस किस प्रकार वो भिन्न भिन्न देशों में हम औद्योगिक क्रांति का प्रसार, कि किस प्रकार वह ब्रिटेन से निकल करके यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी पहुंची। तो हमने अभी बात की थी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में संभव हुई, और ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे कारण थे जिन्होंने उस औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। ठीक है, लेकिन बाद में फिर ब्रिटेन के साथ साथ बेल्जियम में, फ्रांस में, जर्मनी में और रूस में औद्योगिकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हमने ब्रिटेन के बारे में तो विस्तृत तरीके से पढ़ा कि किस प्रकार वो कौन कौन से कारण थे जिन्होंने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। लेकिन इसके बाद ये औद्योगिक क्रांति का प्रसार होता है आपके बेल्जियम में। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम भी ब्रिटेन से निकटता रखता है, तो बेल्जियम ने क्या किया कि कई सारी तकनीकी का आयात किया ब्रिटेन से अपने यहाँ पर। ठीक है, और धीरे धीरे अपने देश में, क्योंकि ये बहुत क्षेत्रफल में बहुत छोटा देश है, जनसंख्या में भी छोटा था, इसके पास पूंजी की पर्याप्तता थी, तो इसने क्या किया, तकनीकी और प्रबंधन कौशल का आयात किया ब्रिटेन से और अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। लेकिन इसके बाद बात करें हम फ्रांस की, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी के आसपास ब्रिटेन के समकक्ष एक ही राष्ट्र था, वो था फ्रांस, जो तो वित्तीय दृष्टि से आप देखो, आप व्यापारिक दृष्टि से बात कर लो, आप सैन्य दृष्टि से बात कर लो, ये ब्रिटेन के समकक्ष खड़ा होता था। लेकिन कई सारे कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने ब्रिटेन को आगे हमेशा रखा फ्रांस से। ठीक है, लेकिन फिर भी जब फ्रांस में हमने अभी जब राजनीतिक अस्थिरता की बात की थी कि वहां पर जो था राजनीतिक रूप से अस्थिरता विद्यमान थी, लेकिन जब नेपोलियन का काल आता है तो नेपोलियन अपने शासनकाल में वहां पर कई सारे सुधार प्रारंभ करता है। ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करना, नवीन कई सारे बड़े बड़े नवीन राज्यों नगरों की स्थापना करना, यातायात के साधनों को विकसित करना, और इस क्रम में होता क्या है कि वहां पर भी औद्योगिक क्रांति जो है तो शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और कुछ वर्षों में ही फ्रांस में उद्योग जो व्यापार था वो इतना बढ़ जाता है कि लगभग वो फ्रांस इंग्लैंड के समकक्ष आकर खड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का प्रसार होता है जर्मनी में, और जर्मनी प्रारंभ में जर्मनी था नहीं, वो उसको पहले अपने एकीकरण के लिए उसको अपना संघर्ष करना पड़ता है, और उस समय तक राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार गठित होती है वहां पर। लेकिन जैसे ही वहां पर जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात ये औद्योगिक जो गति है उसकी रफ्तार काफी तीव्र गति से औद्योगिक क्रांति में ये भी शामिल हो जाता है।
तो जर्मनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी चूंकि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था, इसके पास भी वित्त की उपलब्धता थी, ये भी कई सारे मशीनों का, तकनीकों का आयात करता है ब्रिटेन से। साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी ये कई सारे अनुसंधान या कि नवीन खोजें जो हैं, वैज्ञानिक खोजों को जारी करता है। इसके बाद बात करें तो जर्मनी ही वो राष्ट्र है जो कि उर्वरक की दृष्टि से बात कर लो, चाहे तो आप सैन्य दृष्टि से बात कर लो, युद्ध पोतों का जो सुदृढ़ीकरण किया जाता है वो सर्वप्रथम जर्मनी के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए जर्मनी को आधुनिक उद्योगवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तत्पश्चात औद्योगिक क्रांति यूरोपीय राष्ट्रों में अगर मैं बात करूं, सबसे लास्ट में आपके यूरोप में पहुंचता है, रूस में पहुंचता है, क्योंकि अभी रूस में पूंजी का बहुत अभाव होता है, कृषि कार्यों का भी यहाँ पर उतना सुदृढ़ीकरण नहीं होता है। ठीक है, और समाजवाद का भी यहाँ पर चूंकि प्रसार हो रहा होता है, तो फिर इसके बाद जब यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था जो है तो कमजोर पड़ने लगती है, इसके उपरांत यहाँ पर उद्योगवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो रूस में औद्योगिक क्रांति का प्रसार यूरोप में सबसे लास्ट में होता है, और इस प्रकार सनय सनय संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रसार हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस चूंकि ऐसा कुछ क्वेश्चंस अगर मेंस में आता भी है कि औद्योगिक क्रांति के प्रसार को समझाइए, तो आप इसी क्रम को याद में रखना है कि सर्वप्रथम ब्रिटेन के बाद बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और रशिया में होता है। चूंकि आप फ्रांस की क्रांति को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो जर्मनी के बारे में तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अभी हम रूस के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये प्रसार संभव होता है। और रूस वो ऐसा यूरोपीय देश है जहां पर सबसे आखिरी में औद्योगिक क्रांति का प्रसार संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये था औद्योगिक क्रांति का प्रसार। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है यहीं पर आकर समाप्त होता है। तो मोस्टली अगर इसमें 3 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं तो आपका औद्योगिक क्रांति की परिभाषा, साथ ही जो हमने अभी कुछ नवीन अनुसंधानों की बात करी थी, खोजों की बात करी थी, उनके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ही क्यों संपन्न हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साथ ही औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। ठीक है, तो ये हम यहीं पर कंप्लीट इसको करते हैं। तो आशा है आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।